हेलो क्रशर्स, वेलकम टू क्रैश ऐप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा है, एटम्स, न्यूक्लियाई, और हमारे पास डी ब्रॉय वेवलेंथ होती है, बहुत सारी चीज़ें थी, एक्सरे वगैरह, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब इसमें मुश्किल सवाल बनाना उतना आसान नहीं है। अगर आप देखोगे तो क्या किया जाता है कि बहुत सारी छोटे छोटे हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं पूरे के पूरे मॉडर्न फिजिक्स में, उन्हीं को मिला जुला दिया जाता है और उसी को आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन समझ सकते हो। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाने का यहाँ पे स्कोप नहीं होता है, क्योंकि आप जैसे ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाने जाओगे तो हम जो भी पढ़ते हैं वो तो बहुत ही बेसिक लेवल का पढ़ते हैं। रियलिटी में और भी बहुत सारे फिनोमेना एग्जिस्ट करते हैं, उन सबको इग्नोर किए बिना हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वो सब चीज़ें फिर गलत हो जाती है, क्वेश्चन absurd होने का खतरा भी होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं उसमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशंस को आज हम देखेंगे। तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। EM waves of wavelength lambda is equal to 1242 angstrom are incident on a metal surface of work function 2 electron volt. The target metal is connected to a 5-volt cell as shown in the figure. The electron passes through a hole A into the gas of hydrogen atom in their ground state. Find the number of spectral lines emitted when hydrogen atoms come back to their ground state after having been excited by the electrons. Assume all excitation in hydrogen atoms from the ground state only. तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से कोई एक लाइट इंसिडेंट कराए, लाइट की कुछ एनर्जी होगी जो आप इस इक्वेशन और इस वेवलेंथ से पता कर सकते हो, बिल्कुल पता चल जाएगा। फिर इसका कुछ वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहाँ पे कम हो जाएगी। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है, तब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके कारण उसकी एनर्जी में फिर से कुछ चेंज हो जाएगा। अब वैसे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनोड में एब्जॉर्ब होकर के इसमें सर्किट में करंट होता था उसके कारण, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने बोल दिया, यहाँ पे हमने छोटे छोटे छेद कर दिए हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ से निकल के इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन एटम आपको मानना है कि ग्राउंड स्टेट में था, उससे एक इलेक्ट्रॉन टकराया, अब यहाँ पे कोलिजन आ जाएगा। हमारे पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आके इससे टकराएगा। हाइड्रोजन का मास बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा कम होता है, तो आपको चेक करना है कि भाई इस सिस्टम में कितना एनर्जी का लॉस हो सकता है। अब वो एनर्जी का लॉस होगा तो कहाँ जाएगा, उसके कारण हम बोल देंगे कि ये हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएगा, तो उसने वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ली। तो कितना लॉस पॉसिबल है पहले हमें वो पता करना पड़ेगा। जैसे ही वो पता चल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा अच्छा उस लॉस के करस्पॉन्डिंग हमारा ग्राउंड स्टेट पे अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था तो वो कितना ऊपर तक जा सकता है। n=3 तक जा सकता है, या 4 तक जा सकता है, या 5 तक जा सकता है। 5 तक चला जाएगा तो उससे फिर हमारे पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल नीचे ट्रांजिशन हो सकते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कितनी नंबर ऑफ लाइंस देखने को मिलेगी एमिशन स्पेक्ट्रम में। वही हमसे पूछा है ना, क्या चीज़ है, फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अब यहाँ पे बहुत सारे सिंपल से कॉन्सेप्ट्स को ऐड कर दिया गया है। सारी चीज़ें अपने आप में बहुत सिंपल है, लेकिन सबको इस तरीके से जोड़ दो तो ऐसा लगता है ओहो हो क्या क्वेश्चन आ गया है। तो एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 6 स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी विजिबल। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एनर्जी निकाल लेते हैं। भाई हमारे पास ये जो फोटोन है, एनर्जी हो जाएगी hc/λ। hc की वैल्यू कितनी है, 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1242 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ से मुझे क्लियरली दिख गया दिस इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास यहाँ से लाइट इस तरीके से है, इसका कुछ वर्क फंक्शन है, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे हमारे पास, है ना। यहाँ से ये लाइट आई और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की कुछ की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, कुछ की कम भी हो सकती है। यहाँ पर अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता करनी है तो वो कितनी हो जाती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यह आ जाता है मेरे पास भाई 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की। फिर हमने 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है। अब यहाँ पर देखो पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से लगा है, ये वाली साइड पॉजिटिव है, ये वाली साइड नेगेटिव है, तो ये हायर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना चाहेगा। बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेलरेट हो रहा है, डिसेलरेट नहीं हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना चाहेगा, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। हमारे पास इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ फोर्स लगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब बढ़ने वाली है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस चार्ज
इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है डेल्टा वी, विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी भी हो, अगर वो यहाँ पहुँचता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी? चार्ज है ई के बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट के बराबर, तो 5 ईवी से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, भाई हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम थी, फिर यहाँ पर E इंटू 5 वोल्ट आ जाएगा, विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल की भी मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास 8 + 5 यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम यहाँ पर एनर्जी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक, अब बात आती है कोलिजन। अब देखो क्या हो रहा है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कितनी है? मैक्सिमम पॉसिबल है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है और इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, कुछ एनर्जी का लॉस हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? तो उस केस में क्या होता है, मैक्सिमम लॉस के लिए ये आके इससे चिपक जाएगा, या फिर हम इसको जानते हैं हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर। ये हम कोलिजन में पढ़ चुके हैं। ठीक, इस चीज़ का बहुत जगह यूज़ होता है। वैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम देखेंगे इसका उतना खास फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के मास से बहुत ही कम होता है। हम अज्यूम कर सकते हैं सिंपली कि ये जो 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो पूरी की पूरी एनर्जी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में चली गई होगी, लेकिन फिर भी चेक कर लेने में कोई बुराई नहीं है। तो यहाँ पे एक स्टेप बस हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। आगे वाले क्वेश्चंस में आप देखोगे कि यहाँ पर अगर हमारे पास कंपेरेबल मास होते हैं तो हमें इस स्टेप को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यहाँ पे कर सकते थे, फिर भी एक बार करके देख लेते हैं सॉल्व, क्या वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है हाफ। अब म्यू क्या होता था हमारे पास? म्यू की वैल्यू हो जाती थी हमारे पास ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू यू रिलेटिव। अब इनिशियली इसकी जितनी भी वेलोसिटी रही होगी, मान लो यहाँ पर इसकी कुछ वेलोसिटी रही है, इस तरफ ये आ रहा था, वो यू से, तो मैं यू का स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि भाई ये जो फैक्टर आ रहा है इसमें डिनोमिनेटर में एम ई प्लस एम एच को आप अप्रॉक्सीमेटली एम एच के बराबर मान सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन का मास बहुत ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में, राइट? तो इसको आप अप्रॉक्सीमेटली एम एच कर दोगे तो ये एम एच से एम एच ये इस तरीके से कट जाएगा बेसिकली, है ना। इसको आप अप्रॉक्सीमेटली इग्नोर कर सकते हो तो ये पूरा इससे कट जाता है और इसकी वैल्यू आ जाती है हाफ एम ई इंटू यू का स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या देखने को मिला? बेसिकली इसकी जितनी काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली, है ना, हाफ एम ई इंटू यू स्क्वायर, वही तो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, वो पूरी की पूरी यूज़ हो सकती है हमारे हाइड्रोजन में अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको एक्साइट करने में। ये पूरी की पूरी एनर्जी का लॉस पॉसिबल है और इसकी वैल्यू कितनी है ये हमें पहले ही पता था, ये 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ठीक, तो अब हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हमें चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में है 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेकर के वो कहाँ तक जा सकता है। तो इसके लिए अगर हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के वो जो लेवल्स होते हैं, हाइड्रोजन लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, वो याद रहे तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। देखो हमारे पास होता है सबसे नीचे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आता है हमारे पास कितना आता था -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस जगह से अगर मैं 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर एनर्जी दूँ तो मैं यहाँ तक तो नहीं पहुँच सकता, है ना, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 13 से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली मैं यहाँ से यहाँ तक ही पहुँच सकता हूँ। हमारे पास बेसिकली ये वाला एक्साइटेशन पॉसिबल है ना। n इज इक्वल टू 1 से लेकर के हम 4 तक जा सकते हैं। अच्छा, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के मैं 3 तक भी जा सकता, n इज इक्वल टू 1 से लेकर के मैं 2 तक भी जा सकता था। समझते हैं इसको। हमारे पास यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई, अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहाँ पहुँचेगा तो हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास कुछ एनर्जी होती है। 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक्चुअली यहाँ तक ट्रांजिशन हो सकता, तो वो इस लेवल को हिट नहीं कर सकता, तो बेसिकली वो तो हमारे किसी काम का नहीं है। उससे कुछ कम काइनेटिक एनर्जी वाले भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। कोई तो एक ऐसी फिक्स वैल्यू होगी जब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एग्जैक्ट एनर्जी हो जाएगी और वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जम कर जाएगा, ट्रांजिशन हो जाएगा। उससे कम काइनेटिक एनर्जी वाले भी हो सकते हैं हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक जब आएगा तो हमारे पास कितना हो सकता है भाई, इस ट्रांजिशन को भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इस जगह पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की? इस जगह पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती थी? 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
मिनिमम यहाँ पर हो सकती है 0। ओके, जस्ट हमारे पास कोई अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, बस वो निकल गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो उसके कारण वो इधर एक्सेलरेट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो चुकी होगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो हो चुकी होगी वो कितनी हो चुकी होगी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फाइनल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो थी 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल की जो मिनिमम वैल्यू होने वाली है वो होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन भी नहीं है यहाँ पर। अब अगर यहाँ पे मैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पर, तो वो उसके कारण तो वैसे भी कोई ट्रांजिशन होने वाला नहीं था। तो बेसिकली हम देखते हैं हमारे पास 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 ये सारे के सारे ट्रांजिशन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन एनर्जी किसकी एब्जॉर्ब हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। अगर यहाँ पर इससे करस्पॉन्डिंग हमारे पास कोई लाइट रेज आ रही होती तो उन लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता। लाइट रेज एब्जॉर्ब करता है तो 3 वेवलेंथ उसमें एब्जॉर्ब होती, तो हम बोलते हैं भाई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में 3 लाइन दिखी हमें, क्योंकि वो 3 एब्जॉर्ब हो गई। यहाँ पर लाइट तो थी नहीं, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो हम कोई एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात यहाँ पर नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कोई लाइट रे थोड़ी सी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक, अच्छा, इनके करस्पॉन्डिंग हमें कितने ट्रांजिशंस मिल सकते हैं? अगर यहाँ से वापस आएंगे वो, तो देखो हमारे पास हाईएस्ट वाला जो है वो है 4, तो हमारे पास एमिशन स्पेक्ट्रम है ना, एमिशन स्पेक्ट्रम, उसमें जो हमें नंबर ऑफ लाइंस देखने को मिलेंगी वो हो जाएगी 4 × 4 - 1 डिवाइडेड बाय 2। उसकी वैल्यू हो जाती है 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। तो 6 इज आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को मिला दिया गया और ले दे करके फाइनली हमें आंसर क्या मार्क करना है? 6। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। A helium plus ion in ground state is fired towards a hydrogen atom in ground state and at rest। तो हमारे पास देखो एक हाइड्रोजन है, ये है हाइड्रोजन जो कि रेस्ट पर है, और हमारे पास एक हीलियम है। अब देखो हीलियम बड़ा होता है, तो हीलियम, और इसको फायर किया गया, इसको कुछ वेलोसिटी दी होगी हमने इनिशियली u यहाँ पर। व्हाट शुड बी द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ हीलियम प्लस आयन so that both single electron species may get excited? If minimum kinetic energy needed is 510 upon alpha, find the value of alpha। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल हो गया। देखो यहाँ पे हमारे पास हीलियम प्लस है, इसका कुछ मास होगा, इसका कुछ मास होगा। अच्छा, इसका मास अगर हाइड्रोजन का मैं बोल देता हूँ भाई, इसका मास था m, तो मुझे पता है इसका मास हो जाता है 4 टाइम्स m। दूसरी चीज़, ये यहाँ पर टकराएगा। अब इसको आप नहीं मान सकते कि ये रेस्ट पर रहने वाला। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन दोनों इस तरफ चलना शुरू कर देंगे। अगर हम माने कि हमें इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, तो देखो इसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी के बावजूद दोनों एक्साइट हो जाएं, इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि भाई कोलिजन में अगर मैक्सिमम एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो वही हमारे काम का केस है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी का लॉस हुआ तो वो जो एनर्जी का लॉस हुआ, वो एनर्जी का लॉस इसको एक्साइट करेगा, इसको भी एक्साइट करेगा। और मैक्सिमम लॉस हुआ यानी इसके पास इनिशियली सबसे कम काइनेटिक एनर्जी रहेगी, फिर भी उसमें से मैक्सिमम लॉस हम करवा दे रहे हैं और उसके बाद हम दोनों को एक्साइट कर दे रहे हैं। तो एक चीज़ हमें पता चल जाती है कि भाई यहाँ पर जो मैक्सिमम की काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, काइनेटिक एनर्जी लॉस मैक्सिमम मस्ट बी इक्वल टू E1 प्लस E2। जहाँ पर E1 क्या है? E1 है कि भाई इसको हमें एक्साइट कराना है तो कितनी एनर्जी देनी होगी, E2 है इसको एक्साइट कराना है तो कितनी एनर्जी देनी होगी। जैसे इसको एक्साइट कराना है n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 2 तक, तो हमें पता है कितनी काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ये वाली जो वैल्यू होती है वो होती है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारे पास जो दो लेवल्स होते हैं -13.6 और दूसरा वाला, उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये डिफरेंस आ जाता है। सेम चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी, इसमें वो डिफरेंस कितना है। दोनों एनर्जीज़ को ऐड करो तो हमें पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होना चाहिए, और फिर लॉस के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा इनिशियली इसकी स्पीड कितनी रहेगी या फिर इसकी कितनी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही अच्छा सवाल हो गया, कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा दिया गया है, कोलिजन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है अल्फा की वैल्यू 2 आने वाली है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखो इसमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें चाहिए होता है। यहाँ पर हमें कितना चाहिए होगा? हमारे पास जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? Z² / n² के प्रोपोर्शनल होती है। इसका Z डबल है, तो यानी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी नीडेड होगी
वो चाहिए होगी हमें 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो चाहिए उसकी वैल्यू आ जाती है 40.8 प्लस 10.2 विच इज़ इक्वल टू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें इतनी काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है जो लॉस हो जानी चाहिए। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होता है? काइनेटिक एनर्जी का लॉस इज इक्वल टू हाफ म्यू इंटू यू रिलेटिव का स्क्वायर। अब इनिशियली जो हमारे पास यू रिलेटिव है वो इस यू के ही बराबर है, और ये हमारे पास जो रिड्यूस मास है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 4m इंटू एम डिवाइडेड बाय m प्लस 4m इंटू यू का स्क्वायर। ठीक, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे एक्चुअली पूछा क्या है? क्या हमसे पूछा है कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? नहीं, हमसे स्पीड के बारे में नहीं पूछा है। हमसे पूछा था कि भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम कितनी होनी चाहिए। तो जो चीज़ हमसे पूछी है वो हमसे पूछा है हाफ इंटू 4m इंटू यू का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर आप देखोगे हाफ इंटू 4m इंटू यू का स्क्वायर, यही चीज़ तो हमसे पूछी है। इसी को हम लिख सकते हैं है ना, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 4m इंटू यू का स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, सॉरी ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं था, ये था 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू हो जाएगी 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से मुझे पता चल जाता है ये जो चीज़ है ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। यहाँ से आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस है विल बी इक्वल टू 5 इंटू 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी को इन्होंने बोला क्या है 510 अपॉन अल्फा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि हमारे पास जो अल्फा की वैल्यू आने वाली है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ये करता है 10 डिवाइडेड बाई, इस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड 2 इज़ आर करेक्ट आंसर। तो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल था, इसमें कोलिजन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेई मंथ एंड नीट मंथ। जेई मंथ में जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।